जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। जो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में बेटा पढ़ा था, आज हम उसी टॉपिक को अपने डेली लाइफ की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें यूज़ करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बायोमेटालिक स्ट्रिप हमारी लाइफ को आसान बनाता है। सो बेटा स्टार्ट करते हैं यूजेज ऑफ द बायोमेटालिक स्ट्रिप इन द फायर अलार्म। फायर अलार्म बेटा आपके कोर्स में 3 से 4 जगह यूज़ हो रहा है। कहीं पे आप देखोगे कि आप थर्मिस्टर को यूज़ करके फायर अलार्म को कंट्रोल कर रहे हो, और कभी आप देखोगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स में स्मोक डिटेक्टर की सूरत में आपके सामने आ जाएगा। कभी आप LDR लगा के भी कोई ना कोई फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होगे फायर अलार्म को। यहाँ पे बेटा जो हमारा टारगेट है वो हमने बायोमेटालिक स्ट्रिप को यूज़ करके फायर अलार्म बनाना है। जी बेटा जी ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब हमने लगा दी, इसके साथ बैटरी का कनेक्शन कर दिया, बैटरी का बायोमेटालिक स्ट्रिप के साथ, और इसी तरह इलेक्ट्रिक बल्ब का दूसरा कनेक्शन हमने एक कांटेक्ट पॉइंट से कर दिया। याद रहे बेटा ये अभी कांटेक्ट पॉइंट और यहाँ पे एक गैप है। चूंकि एयर जो है वो बेस्ट इंसुलेटर है, लिहाजा करंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस गैप को जंप नहीं कर सकते बेटा। तो अभी आपकी जो इलेक्ट्रिक बेल है वो ऑफ है। ठीक हो गया। नाउ जरा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका शफल कर सकता है, जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो समझना है, जो सिनेरियो मैं समझाना चाहता हूँ। नाउ लिसन प्लीज अगेन, प्लीज यहाँ देखिएगा बेटा। ये जो ऊपर वाला मटेरियल है ये मैं कह देता हूँ बेटा ये किसका है, ये आयरन का है। और नीचे वाला मटेरियल किसका है बेटा, ये मैं कह देता हूँ ये ब्रास का है या कॉपर का है। अब किस तरफ बेंडिंग होगी जरा मुझे बताइए ना। जो ऊपर वाली लेयर है वो बेंड ज्यादा होती है नीचे वाली लेयर से। ठीक हो गया। सो ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है बेटा, जैसे ही आग लगेगी, यहाँ पे आग लग गई, आग लग गई, भागो भागो शाबाश बेटा जी। सो आप हीट की मदद से हीट प्रोवाइड करोगे, और ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये कैसे बेंड हो जाएगी, ये सीधी जाके इस तरह से बेंड होके कनेक्शन को क्या कर लेगी बेटा जी, बोले शाबाश, कंप्लीट कर लेगी। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा इलेक्ट्रिक बेल से करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रिक बेल बजना शुरू हो जाएगी, इंडिकेशन करेगी कि आपके रूम या किसी बिल्डिंग में आग लग गई है। सिंपल सा डिज़ाइन है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। इतना सिंपल होता नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जस्ट बिकॉज कि जब तक इस तक आग पहुंचेगी ये तब मेल्ट होगा। सो ऐसा प्रॉपर मैकेनिज्म किया जाता है बेटा, जिसकी मदद से ये छोटी छोटी जो लिमिटेशंस हैं ये दूर कर दी जाती हैं। जी बेटा जी नेक्स्ट आप देखेंगे, आप ये वाली डायग्राम देख लें, आपको मजीद हो सकता है शायद बेहतर समझ आता है। ये देखें बेटा, ब्रास ये बनी हुई है और दूसरी कौन सी है, आयरन कर लो, स्टील कर लो, कुछ भी कर लो। जैसे ही आग लगी हुआ क्या, ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है बेटा जी ये बेंड होके कनेक्शन को कंप्लीट करके फायर अलार्म को या इलेक्ट्रिक बेल को बजा देती है। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा जी हम यूज़ कर रहे हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप को। आप जो थर्मोस्टैट यूज़ करते हो, सॉरी थर्मोस्टैट कह रहा हूँ, जो आयरन यूज़ करते हो कपड़े प्रेस करने के लिए, वहाँ पे किस तरह यूटिलाइज होती है हम इस चीज़ को समझते हैं। कभी बेटा अगर आपने इत्तेफाक से अपने कपड़े प्रेस किए हो तो वहाँ पे होता क्या है, वो जो आयरन है उसकी आप नॉब पहले किस पे लेके जाते हो, 3 या 4 पे लेके जाते हो अगर आपको कपड़े प्रेस करने हो। ऐसा ही है, आप देखते हो कि जैसे 3 और 4 पे लेके जाते हो, एक लाइट जो कि आयरन के साथ कॉर्नर पे अटैच है वो ऑन हो जाती है, और वो विद इन 1 मिनट या 2 मिनट वो आयरन लगातार ऑन रहती है, आयरन गर्म होती है, और अचानक से वो जो बल्ब है वो जो ऑफ हो जाता है बेटा। अब जैसे ही वो ऑफ होता है तो वो जो आयरन है वो क्या होना शुरू हो जाती है, वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी होती है फिर दोबारा से वो लाइट ऑन हो जाती है, और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली ऑन ऑफ करके चलता रहता है, और आपके लिए आपके ड्रेसेस को बचा लेता है बेसिकली। अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो आपको पता है ड्रेस भी आपका जल जाता है। सो कहीं ना कहीं ये हमें एक एडवांटेज दे रहा होता है। एडवांटेज देता कैसे है बेटा, अब जरा इस पॉइंट को जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। नाउ लिसन प्लीज बेटा, ध्यान से प्लीज देखिएगा। ओके मैं आपको पहले ये रियल डायग्राम है जो कि आपके आयरन के अंदर ये अवेलेबल होगा। ये पोर्शन जो है ये वहाँ पे अटैच होगा, इसको देख लीजिएगा। ओके ये जो बेटा एरिया है ज़रा प्लीज़ ध्यान से आपने समझना है। ये एरिया ये नॉब के साथ अटैच है। नॉब समझते हो, वो जो 0 1 2 3। सो आप जितना आगे करोगे ये नॉब उतना स्ट्रांगली ग्रिप कर जाएगा, किसके साथ, लोअर पॉइंट के साथ। कांटेक्ट कहाँ है बेटा, ये कांटेक्ट बना है। ये ऊपर वाला पोर्शन अलग है, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है।
ये ऊपर वाला पोर्शन बोले शाबाश अलग है, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, ये चेक करो, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन अलग है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है बेटा ये वाला ये अलग है। डन। बायोमेटालिक स्ट्रिप कहाँ लगी हुई है, आई होप सो नजर आ गई होगी आपको, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है। इजी हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे ही आप क्या करते हो, नॉब को 3-4 पे किया, जस्ट बिकॉज के टेम्परेचर उसमें से फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है और आपकी जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है बेटा ये आहिस्ता आहिस्ता बेंड होना शुरू हो जाती है। अब चूंकि आपने इतना उसको नॉब को प्रेस किया होता है 3-4 पे रख के कि उसको बेंड करते ही करते कितना टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही बेटा कंट्रोल सिस्टम होता है ये, जैसे ही आपके जो आयरन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा एक्सीड करता है ज़्यादा, फ़ौरन से बेटा यहाँ से जो कनेक्शन है, कहाँ से कनेक्शन, ये इस एरिया से, इस एरिया से कनेक्शन ब्रेक होते हैं। ये लोअर पोर्शन थोड़ा सा नीचे हो जाता है बेटा, ये लेयर ऊपर हो जाती है, कनेक्शन ब्रेक होते हैं, आपकी आयरन जो है वो उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और आपकी आयरन जो हीट प्रोड्यूस करना या लोअर सरफेस को हीट करना बंद कर देती है। ठीक हो गया। नाउ बेटा लिसन प्लीज, इस डायग्राम को एक दफ़ा दोबारा देख लें, आप खुद भी देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा समझने की बेटा कोशिश करो, मुश्किल नहीं है, ठीक है। नाउ लिसन प्लीज अगेन, ये देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ है, ऑलराइट, ठीक है, ओके। बायोमेटालिक स्ट्रिप कहाँ है, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है, इजी, क्लियर हो गया, ओके। ये एक और तरीके से उसने समझाया है, ठीक है। जैसे ही आपकी आयरन ओवर हीट होती है, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप यहाँ से टर्न करती है तो ऊपर वाले जो कॉन्टैक्ट स्प्रिंग है इसको लेके ऊपर उठ जाती है, तो दरमियान से कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है और आपकी जो आयरन है वो मज़ीद हीट प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। सो बेटा ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतनी ज़्यादा डीप में आपने नहीं जाना, बस आप 2-3-4-5 लाइनें इसकी याद कर लो जिसमें आपको पता हो कि बायोमेटालिक किस तरह से वर्किंग कर रही है आयरन के अंदर, और इसमें मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं है जी बेटा। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, ये है बेटा थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। और याद होगा मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में होती है, गैस में होती है, फिर बेटा किस में होती है, लिक्विड में, फिर बेटा किस में होती है, सॉलिड्स में होती है। तो मैं यहाँ पे गैस को तो इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लिक्विड और सॉलिड का कंपैरिजन बताना चाहता हूँ जी बेटा। तो मेरे साथ साथ चलिएगा, इकट्ठी आपने डायग्राम को नहीं देखना, ज़रा प्लीज़ देखिएगा। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट डायग्राम की बात करूँ, चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, क्योंकि फर्स्ट डायग्राम की बेटा बात करो। यहाँ पे इस टाइम बेटा ये जो L1 है, ये बेटा लेवल है किस चीज़ का, वाटर का लेवल है, दैट्स मीन वाटर इस लेवल तक फिल हुआ है, ओके। आपने नीचे क्या रख दिया बेटा, बंसन बर्नर रख दिया और इसको हीट करना शुरू कर दिया। अब हीट जो है बेटा जी वो कहाँ जाएगी, वो सबसे पहले इस सॉलिड को मिलेगी, एग्री, कंडक्शन का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले अभी इस टाइम कौन एक्सपेंड करेगा, सॉलिड जो है वो सबसे पहले एक्सपेंड करेगा। अच्छा, इसको फौरन से ये ना समझिए कि सर आपने तो कहा था लिक्विड पहले एक्सपेंड करेगा, नहीं, वो मैंने ये कहा था कि जब आप सॉलिड को हीट दो और लिक्विड को हीट दो तो अमाउंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किस में ज़्यादा होगी, लिक्विड में ज़्यादा होगी। अभी किसको आप हीट दे रहे हो, इसका मतलब मैंने रेस नहीं लगाई थी, मैंने आपको समझाया था क्वांटिटी वाइज कौन ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि बंसन बर्नर से जब आप इस मेटालिक या किसी भी आप ग्लास बेसिकली ये जो फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको अगर आप हीट करते हो तो सबसे पहले हीट किसको दे रहे हो बेटा, आप सॉलिड को हीट दे रहे हो ना, थर्मल फ्लास्क को हीट दे रहे हो। तो जैसे इसको हीट करोगे ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, आम आंख से तो मुश्किल होगा ऑब्जर्व करना, लेकिन इसके साइज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाएगा। क्या सबूत है बेटा इस चीज़ का कि इंक्रीमेंट आएगा, सबूत ये है बेटा कि L1 पहले यहाँ पे था, अब कहाँ पे चला गया, L2 लोअर पे चला गया, लेवल लोअर हो गया। क्यों लोअर हुआ है, क्योंकि फ्लास्क एक्सपैंड हुआ है। इज इट इजी? नाउ बेटा आप कंटिन्यूसली इसको हीट करते रहो। अब हीट आहिस्ता सा कहां तक जा रही है, हीट बेटा जा रही है लिक्विड तक। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर सिर्फ लिक्विड हीट करता या लिक्विड में अमाउंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम होती तो वो दोबारा कहां तक आ जाता है बेटा, दोबारा L1 तक आ जाता, तो कहानी खत्म हो जाती। हम मान लेते हैं कि सॉलिड में जितनी एक्सपेंशन हुई है उतनी लिक्विड में एक्सपेंशन हुई है, पर बेटा कहानी यहाँ पे उल्टी है। कहानी उल्टी किस तरह है कि यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो सिर्फ यहाँ तक राइज नहीं कर रहा बेटा जी, कहाँ तक राइज कर रहा है, इस पॉइंट तक राइज कर गया है जिसको हम नाम दे रहे हैं L3 का, ऑलराइट। और जब हम इसकी एक्सपेंशन को मेजर करना चाहें तो हम देखते हैं कि हमें कितनी एक्सपेंशन मिली है, ज़रा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हमें यहाँ से एक्सपेंशन मिली है
L2 से एक्सपेंशन किस में मिली है, L3 में मिली है। क्लियर हो गया। और सॉलिड में जो एक्सपेंशन है, सॉलिड में एक्सपेंशन तो कम हुई है, कितनी हुई है, L1 से L2 कर लो। ठीक हो गया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो लिक्विड है उसमें एक्सपेंशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड। सो बेटा इसको एज इट इज देख लीजिएगा। आई होप सो कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगेन कॉमन जो P4 में आपने आंसर्स लिखने हैं वो की पॉइंट्स क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, देन बेटा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक होती है इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, देन बेटा क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होती हैं, स्पेसिंग बिटवीन द एटम इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है। ये बातें हम पहले से जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, किस चीज का, सॉलिड का भी, और किस चीज का, लिक्विड का भी, और किस चीज का, गैसेस का भी बेटा। ठीक है। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो तो जस्ट बिकॉज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, कंसीडरिंग के मास कांस्टेंट हो तो आपके पास डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बेटा। ठीक है। सो आई होप सो कि ये चीजें आपने एज इट इज पढ़ ली होंगी। अब हम ये लास्ट 2-3 बातें करते हैं और फिर अपने लेक्चर को एंड करते हैं। ये जो पोर्शन है बेटा, ये आप चाहो तो यहीं पे लेक्चर स्टॉप कर दो, लेक्चर इससे आगे ना सुने बेशक, लेकिन रिस्क से बचने के लिए आप इसको कर लो तो अच्छी बात है। वैसे आपको इस थर्मल ये जो वाई फिश सर्वाइव इन द फ्रोजन पॉन्ड, इसमें से कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा आपको पास्ट पेपर में ना। ये आपकी जो 0625 और 5054 की जो कोर्स आउटलाइन है जो कैम्ब्रिज की तरफ से बेटा प्रोवाइडेड है, उसमें भी ये टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी बुक में ये टॉपिक मौजूद है। ऑलराइट। सो मैं आपको रिस्क से बचाने के लिए ये टॉपिक करवा रहा हूँ। और वैसे भी बहुत दफ़ा बेटा देखा गया है कि कैमरे जिस चीज़ से मना करता है कभी कभार उसी से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। सो आप रिस्क से बचने के लिए ये ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। ओके बेटा, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमें आपको नहीं बताना था और पेपर में लास्ट टाइम मेरे ख्याल से उसी फार्मूले के अंदर से एक कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है। तो थोड़ा सा ज़रा एडवांस स्टडी कर लिया करें, थोड़ा सा इस चीज़ को ब्रॉडन कर लिया करें, जस्ट बिकॉज के थोड़ा सा रिस्क से आप लोग बच जाए। ठीक है। ओके बेटा, सो वाई फिश सर्वाइव इन द फ्रोजन पॉन्ड, यहाँ से हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं यहाँ पे एक बात मेंशन कर दूँ कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेंसिटी। ओके हो गया। और आसान कर देते हैं, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेंसिटी। डन हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बेटा तो डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और जब भी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो चीज़ भारी होती है, और भारी चीज़ बेटा हमेशा कहाँ जाती है, नीचे जाती है, हल्की चीज़ हमेशा ऊपर आती है। ये कॉमन कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। अगर आपको नहीं समझ आई वीडियो रिवाइंड कीजिए, एक दफ़ा दोबारा देखिए। अभी बेटा हम आगे बढ़ते हैं। इमेजिन करें बेटा जी, मेरे पास कुछ इस तरह की एक पॉन्ड है, कोई नदी वगैरह है जिसमें वाटर की इस किस्म की लेयर्स मौजूद हैं। डन। अगर मैं बात करूं बेटा टेम्परेचर की, तो इमेजिन कर लो अभी इसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे एक और लेयर बना देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। ये लेयर भी कितनी है बेटा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। बाहर अब बेटा क्या आ रहा है, ये नाइट आ रही है। ठीक हो गया। नाइट समझ लो, विंटर समझ लो, कहीं से जहां से आपका जो टेम्परेचर है बेटा ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑलराइट। सो जैसे बेटा नाइट आई, सराउंडिंग का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कितना हुआ, 9 डिग्री सेंटीग्रेड। यही टेम्परेचर ये टॉप लेयर एब्जॉर्ब करेगी और अपना टेम्परेचर बेटा कितना कर लेगी, अपना टेम्परेचर ये कर लेगी 9 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आती है बात। अब जरा बेटा मुझे बताइए, इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, और इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। ठीक हो गया। लेकिन इसका टेम्परेचर लोअर होता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, हाई। तो इसका मतलब है कि ये लेयर क्या हो गई, थोड़ी सी भारी हो गई। इसको ऐसे समझ लो, हाई डेंस हो गई। और जो लोअर वाली है वो लो डेंस है क्योंकि उनका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये लेयर शफल करेगी और सबसे कहाँ चली जाएगी, सबसे नीचे चली जाएगी। और ये जो रेड वाली लेयर्स हैं बेटा, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कहाँ आ जाएगी, ये ऊपर आ गए, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ जाएगी लेयर, और ये ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब है कि थोड़ी देर में अब जो आपको मंजर देखने को बेटा मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलने लगा है कि आपको ये लेयर कितने की नज़र आएगी, 9 डिग्री की, और ये बेटा कितने की, 10 डिग्री,
देन 10 डिग्री और देन अगेन कितने की हो जाएगी 10 डिग्री की। ठीक हो गया बेटा। अब ये लेयर अगेन किसकी होगी बेटा 9 की होगी, तो ये 9 इधर आ जाएगा, ऑल राइट। और ये किस पे हो जाएगा, ये अगेन आपके 10 पे आ जाएगा। ठीक हो गया। देन अगेन बेटा ये किस लेयर बनेगी, ये 9 और देन अगेन ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने देखा कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज की बजाय डिक्रीज करता है, ठीक है क्या, टेम्परेचर लोअर हुआ डेंसिटी हाई हो जाती है और फौरन से ये जो लेयर्स है ये शफल करती हैं अपनी पोजीशन को और टेम्परेचर लगातार क्या करती हैं, ये चेंज करती रहती है। ठीक हो गया। करते करते बेटा ये टेम्परेचर कहाँ तक चला जाता है, बात को शॉर्ट करूँ 9 से 8 होता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी इसी तरह करते करते किस पॉइंट पे पहुँच जाता है 4 डिग्री पे पहुँच जाता है और ये सारी की सारी लेयर्स किस टेम्परेचर पे आ जाती हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाती हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई मुश्किल बात नहीं होगी। आई होप सो ये चीज़ें मैंने आपको कुछ बेहतर तरीके से समझा दी हैं कि जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेटा, तो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है और टेम्परेचर डिक्रीज हो तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और हाई डेंस रीजन नीचे लो डेंस रीजन तो वो अपनी पोजीशन को शफल कर लेते हैं। इज इट ओके बेटा। अच्छा नाउ लिसन प्लीज, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। जैसे ही टेम्परेचर बेटा कितना होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। होना तो ये चाहिए था कि टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से वाटर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती, लेकिन बेटा यहां पे ये फिनोमेना नहीं हुआ। यहां पे फिनोमेना क्या होता है, एक अजीब ही चीज देखने को मिलती है कि वाटर बजाय कि अपनी डेंसिटी को इंक्रीज करके लोअर लेवल पे चला जाए, वाटर अपनी डेंसिटी को उल्टा डिक्रीज कर लेता है। किस टेम्परेचर पे बेटा, जैसे ही 4 डिग्री आता है। ठीक हो गया। अब जब बेटा इसका टेम्परेचर मुझे बताओ ना 3 डिग्री हुआ, तो ये तो क्या हो गया, ये तो उल्टा लो डेंस हो गया। ठीक हो गया, ये वेरी लो डेंस हो गया। चलो आपकी आसानी के लिए ये क्या हो गया, ये LD दैट्स मीन लो डेंस लो डेंस लो डेंस। तो एक है वेरी लो डेंस, एक है लो डेंस। तो क्या ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे आप बेटा, क्या ये भारी चीज नीचे जाएगी, भारी चीज ऑलरेडी नीचे, हल्की चीज तो सबसे टॉप पे, तो ये नीचे जाती ही नहीं, नीचे लेयर जाती ही नहीं है बेटा। अब क्या होता है, अब टेम्परेचर बाहर का होता है 2, देन होता है बेटा 1, देन होता है 0। इसका टेम्परेचर कितना होता है बेटा 2, देन 3 हो गया। ठीक है, 3 से 2, 2 से 1 एंड देन बेटा क्या हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा टेम्परेचर है, ये बेटा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ऊपर वाली लेयर बेटा क्या बन जाएगी, ऊपर वाली लेयर बेटा बनने लगी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ब्लू शेड से। ये बेटा सारी लेयर बन गई, क्या बन गई, ये सारी आइस बन गई। ठीक हो गया। आई होप सो कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे मेरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, नहीं तो लेक्चर बार बार रिपीट कीजिएगा, ये आपको समझ आ जाएगा। ये ऊपर भी लेयर आए तो नीचे क्या है बेटा, ये सारी लेयर्स क्या है, ये तो वाटर है। तो ऊपर अगर आइस आ भी जाए, नीचे तो वाटर होगा, तो फिश जो है यहाँ पे वो बड़ी आसानी से क्या कर लेगी बेटा, यहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे। ये जी फिश भी बना दे, डन हो गया बेटा। तो फिश नीचे सर्वाइव कर लेगी, ऊपर क्या होगा आपका प्रोसेस, दूसरा वाला प्रोसेस होगा, ऊपर आइस आ जाएगी। ठीक है कि नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वाटर आ जाएगा। क्यों आएगा, वीडियो जरा बेटा प्लीज रिवाइंड बार बार कर लीजिएगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, सो हमने पढ़ा क्या, हमने ये वाई फिश सर्वाइव इन द फ्रोजन पॉन्ड ये चीज़ पढ़ी। तो द वाटर एट द टॉप ऑफ द पॉन्ड कूल फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम डेंसर, सिंक्स। तो अब आप इस चीज़ को रिलेट करते जाओ। वार्मर less dense rises to the surface to be cold. When all the water is at 4 degrees centigrade the circulation stop. क्यों, क्योंकि वाटर यहाँ पे अजीब ही नेचर शो करता है, बजाय के टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसकी डेंसिटी उल्टा और डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो टॉप लेयर है वो नीचे लेयर नहीं बनती, टॉप लेयर सर्कुलेट नहीं करती, टॉप लेयर रह जाती है। और बाहर टेम्परेचर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, तो टॉप लेयर का भी बेटा कितना होता जाता है, 3 हो जाता है, 2 हो जाता है, 1 होता है और 0 हो जाता है। नीचे वाटर किस लेयर पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर कौन सी चीज़ बन गई है, ऊपर तो आइस बन चुकी है जिसके ऊपर चीज़ें मूव भी कर सकती हैं, लेकिन अंदर जो आइस, अंदर जो फिश है वो बड़ी आसानी से ओशन के अंदर सर्वाइव कर रही होती है। ठीक हो गया बेटा। सो ये है ओके लास्ट कॉन्सेप्ट। ओके ये दिस वन,
वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आई होप सो ये चीज़ आपने पढ़ ली होगी। ग्राफ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेटा बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़नी है। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि सबसे हाईएस्ट डेंसिटी आपको कहाँ मिलती है, 4 डिग्री पे मिलती है। उसके बाद डेंसिटी दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो बेटा आज तक के लिए इतना काफ़ी है। ये नॉर्मलेस एक्सपेंशन अपनी पढ़ लीजिएगा, रिस्क पे पढ़ लीजिएगा, रिस्क से बचने के लिए। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं एक दफ़ा अपनी पिक को रिप्लेस कर लेता हूँ ताकि आप लोग कोई चीज़ अगर हिडन रह गई हो तो वो आप आसानी से देख लें। आई होप सो कि मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आप लोग कर गए हो। ठीक हो गया बेटा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ आर्टिकल, जिसमें हम मेरे ख्याल से गैसेस को डिस्कस करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आई होप सो कि फिर इंटरेस्टिंग लगेगा। सो टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।